Today I am going to discuss ITC 2012 paper Solution of Organic Chemistry. First section is single correct आंसर टाइप. इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं. 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है एन एलीन्स C3H4 that is alene. An alene, the type of hybridization of the carbon atom is or are. Option है A sp(sp)3, B sp(sp)2, C only sp2 and D sp2sp3. सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि एलीन्स क्या होते हैं. एलीन्स आर दोज कंपाउंड इन विच सेम कार्बन इज अटैच विथ टू मल्टीपल बॉन्ड्स. और जैसा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कह रहे हैं C3H4, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका है इसका हम DU निकाल लें. DU दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. ये बताता है कि सिस्टम से एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाले गए हैं. अगर इसी कंपाउंड का DU 0 आता है दैट मीन्स सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स है, रिंग नहीं है. अगर DU 1 आता है इट मीन्स इसके अंदर एक डबल बॉन्ड एक रिंग है. अगर इसका DU 2 आता है इट मीन्स एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो सकता है, ये 2 रिंग्स हो सकती हैं. DU निकालने का सिंपल फार्मूला होता है कि हम कार्बन के नंबर को दोगुना कर दें, इसमें 2 जोड़ दें, हाइड्रोजन हो तो घटा दें, हेलोजन हो तो घटा दें और नाइट्रोजन जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें. इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसके ऊपर डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे. तो इससे DU निकल जाए. जो एटम्स ना हो इसको हटा दो, जो एटम मौजूद है उसी का यूज करो. तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आप देखें तो 3 × 2 6 + 2 8 - 4 4/2. इट मींस इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो DU आएगा दैट DU विल बी 2. तो या तो इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो सकता है, ये 2 रिंग्स हो सकते हैं जैसे मैंने बताया. और हमने कहा हुआ है क्वेश्चन एलीन्स का. इट मींस कंपाउंड में एक कार्बन होगा उसमें 2 डबल बॉन्ड्स होंगे. इट मींस DU सेटिस्फाइड है. अब हमें हाइड्रोजन की वैलेंसी को कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करनी है. तो यहीं पे आप हाइड्रोजन लगा दो और ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बन जाएगा दैट इज एलीन्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H4. अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन हमेशा हमको देखना होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और अगर उसके पास लोन पेयर है तो उसको लोन पेयर को. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की वैल्यू अगर 2 आती है इट मींस हाइब्रिडेशन sp होगा, 3 आती है sp2 होगा और 4 आती है sp3 होगा. तो इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करें, इस पर्टिकुलर कार्बन पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 3, पाई बॉन्ड कोई रोल नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे 1 2 3. इट मींस हाइब्रिडेशन होगा sp2. इस पर्टिकुलर की बात करें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है, इट मींस हाइब्रिडेशन है sp. और इसकी बात करें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, इट मींस इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2. तो एलीन्स इसका ऑप्शन जिन्होंने दिया हुआ है B sp एंड sp2. सेकंड क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 इसमें ना पूछा हुआ है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कंप्लीट ओजोनलाइसिस ऑफ गिवन कंपाउंड. इन्होंने कंपाउंड दिया हुआ है, वो कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH3 H CH डबल बॉन्ड CH अगेन C H CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3. इन्होंने पूछा कि द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम कंप्लीट ओजोनलाइसिस ऑफ गिवन कंपाउंड इज. तो अगर हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देखना है तो ये देखना है कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो. और अगर कंपाउंड के पास केवल एक ही कायरल कार्बन है तो उस केस में कभी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है और ना ही उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है. तो अगर मैं इसका ओजोनलाइसिस कराऊं, अगर मैं इस पर्टिकुलर के ऊपर ओजोनलाइसिस कराऊं तो ऐसा देखेंगे कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर किसी कंपाउंड के ऊपर ओजोनलाइसिस करानी है तो ओजोनलाइसिस
टेल्स अबाउट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। और करना कुछ नहीं है, हमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कर देना होता है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑक्सीजन इधर लगाना है और एक ऑक्सीजन हमें इधर लगाना है। इसी पर्टिकुलर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो और डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन आपको इधर लगाना है। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम ब्रेक करें तो यहाँ पे मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, यहाँ मिलेगा O CH C CH3 H, यहाँ मिल जाएगा CHO इधर O CH H CH3 again CHO and here O CH and CH3। तो हमने बोला था ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर केवल एक ही कायरल कार्बन है और अगर इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है A B D and E, अगर इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है और कंपाउंड केवल एक ही कायरल कार्बन रख रहा है, दैट मीन्स वो कंपाउंड के अंदर कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन इसको ध्यान से देखो, पाई बॉन्ड मतलब कैरिटी नहीं है। इस पर्टिकुलर कार्बन को एनालाइज करें तो ये CHO और ये CHO सेम है, मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, मतलब ये भी कायरल नहीं है। इस पर्टिकुलर की बात करें तो यहाँ भी CHO और CHO सेम है, इट मींस ये पर्टिकुलर भी कायरल नहीं है और यहाँ भी कैरिटी की बात नहीं हो सकती है। इसका मतलब इन्होंने जो ऑप्शन दिया है A0 B1 C2 एंड D4, इट मींस आंसर होगा A वैल्यू 0। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25। इस पर्टिकुलर में द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस, इन्होंने केवल एल्डोल रिएक्शन के बारे में पूछा हुआ है। द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस दैट अकर इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज, इन्होंने एक इक्वेशन दिया हुआ है कि CH3 CHO प्लस 4 फॉर्मल्डिहाइड कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH, और जो प्रोडक्ट बनाया है वो बनाया हुआ है OH 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 एंड OH। अब क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन दैट अकर्स इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज। द एल्डोल रिएक्शन का बेसिक डेफिनेशन है, द बेसिक डेफिनेशन इज दोज एल्डिहाइड और कीटोन्स व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद एनी बेस गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब अगर इसकी पर्टिकुलर की बात करें दैट कार्बन इज 0, ये अल्फा, तो एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ये तो सबस्ट्रेट है एल्डोल का, लेकिन इस पर्टिकुलर में देखें तो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये सबस्ट्रेट है कैनिजारो का। और कैनिजारो क्या कहते हैं कि एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस अंडरगोस रेडॉक्स रिएक्शन टू गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो इन्होंने एल्डोल और कैनिजारो को मिक्स कर दिया और क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसका मतलब सबसे पहले इसमें बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा और ये कार्बन आयन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, ये कार्बन आयन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। क्लियर? तो इसका मतलब बेस बहुत ही आसानी से प्रोटॉन को खींचकर कार्बन आयन बना सकता है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और ये कार्बन आयन दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर सकता है, तो वो एल्डिहाइड ये भी हो सकती है और वो एल्डिहाइड ये भी हो सकती है। क्लियर? क्योंकि सिस्टम में दोनों एल्डिहाइड मौजूद है, लेकिन कार्बोनिल केसेस में हमें ये देखना होता है कि मैक्सिमम पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक, जिससे कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आसानी से अटैक कर ले। तो अगर हमारे पास दो सबस्ट्रेट हैं, एक है एसिटाल्डिहाइड एक है फॉर्मल्डिहाइड, तो अगर ध्यान से देखें इसका प्लस आई ये बेसिस पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और ये एक रेफरेंस वैल्यू, और स्टेरिक फैक्टर में देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस है और यहाँ पे कम स्टेरिक हिंडेंस है। तो इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है और इसके पास स्टेरिक हिंडेंस भी कम है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा और क्रॉस एल्डोल की बात करेंगे और इससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है HCO CH2 CH2 O नेगेटिव, जो वाटर से प्रोटॉन लेकर बना लेगा OH, दैट मीन्स 0 अल्फा एंड बीटा, और हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मीन्स 1 एल्डोल। लेकिन रिएक्शन कंटेनर में अभी बहुत सारे बेसिस हैं और जो बेस हैं और सिस्टम में अभी भी हाइड्रोजन एसिडिक है,
तो बेस फिर से रिएक्शन करता है, इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, और ये कार्बन आयन फिर से दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगी, ये दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगी, और यहां से जो कंपाउंड मिलता है वो होगा HCOCH और OH। अब इस सिस्टम में एसिडिक हाइड्रोजन है और मीडियम में बेस है, तो बेस फिर से प्रोटॉन को खींचेगा, कार्बन आयन बनाएगा, और ये कार्बन आयन दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगी, दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगी, और यहां से जो कंपाउंड मिलता है वो होता है CHU OH OH एंड OH। अब इस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन सिस्टम में बेस मौजूद है, और साथ साथ एक ऐसी एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड, और ऐसी एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और स्टेरिक हिंडर्स बहुत ज्यादा है। अब एसिड बेस रिएक्शन खत्म होकर अब हमें जो सोचना है वो सोचना है आयनिक रिएक्शन, और आयनिक रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन का सोचकर आप सोच रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो एक सब्सट्रेट ये है और एक सब्सट्रेट ये है, जहां OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंडर्स ज्यादा है, यहाँ स्टेरिक हिंडर्स कम। तो इट मींस बेस अब फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, इसको ब्रेक करेगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग HCO नेगेटिव H और OH इसका फॉर्मेशन करते हैं, और ये बैक इसको शिफ्ट करके हाइड्राइड का अटैक यहाँ कराएगा और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग इसके अलोंग जो प्रोडक्ट बनता है ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल और ये भी अल्कोहल। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर? एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे अल्कोहल। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है कैनिजारो, और ये जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज एल्डोल। एक एल्डोल रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक 0 अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फिर अगेन 0 अल्फा बीटा 0 अल्फा बीटा 2 बीटा हाइड्रोक्सी, अगेन 0 अल्फा बीटा 0 अल्फा बीटा 0 अल्फा बीटा, तो 3 बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मींस इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर 3 बार एल्डोल रिएक्शन की बात की गई है। देना जो ऑप्शन दिया A फर्स्ट, B सेकंड, थर्ड, C थर्ड एंड D फोर्थ। तो इसका मतलब जो आंसर होगा दैट आंसर विल बी C, और आंसर है 3 एल्डोल रिएक्शन। नेक्स्ट मैंने जो क्वेश्चन पूछा एससीक्यू का वो है क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है द कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप COOH, द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप COOH इज प्रेजेंट इन, एक ऑप्शन इन्होंने दिया ए, ये है पिक्रिक एसिड, दूसरा जो ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है दैट इज बारबिटूरिक एसिड, बारबिटूरिक एसिड, तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन इज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, और चौथा दिया हुआ है वो दिया हुआ है एस्पिरिन, एस्पिरिन। और इन्होंने ये पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर COOH ग्रुप मौजूद है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें पिक्रिक एसिड का, तो पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। क्लियर? अगर इसके स्ट्रक्चर को देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है व्हाइट कलर का सॉलिड, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज पिक्रिक एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर है। दूसरा अगर हम बात करें बारबिटूरिक एसिड, बारबिटूरिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बारबिटूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CO NH अगेन NH CO CO, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इज बारबिटूरिक एसिड। तो बारबिटूरिक एसिड में हम देख सकते हैं इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है। अगर हम बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होता है।
तो कुछ ऐसा होता है। और इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद नहीं है, क्लियर, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर एस्कॉर्बिक एसिड का और एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन इज COOH OCO CH3, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज एस्पिरिन, और इस एस्पिरिन के अंदर COOH ग्रुप मौजूद है, क्लियर। तो आंसर होगा एस्पिरिन। एस्पिरिन एक मेडिसिन है, आईटी ने इसके बारे में पहले भी जिक्र कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है मल्टीपल करेक्ट आंसर से, जिसमें एक से ज्यादा आंसर्स होते हैं। इन्होंने पूछा क्वेश्चन नंबर 31, और इस 31 में इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है आइडेंटिफाई द बाइनरी मिक्सचर, आइडेंटिफाई द बाइनरी मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपाउंड बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एज शोन इन द गिवन स्कीम। इन्होंने एक स्कीम बनाया और स्कीम है बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड, ये कंपाउंड है। इसमें इन्होंने पहले लेवल पे NaOH डाला हुआ है, NaOH एक्वस डाला, और दूसरे में इन्होंने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला है, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट डाला। इससे कह रहे हैं कि कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड सेपरेट हो रहा है, और इससे भी कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड सेपरेट हो रहा है। मतलब फर्स्ट और सेकंड का बाइनरी मिक्सर को मैं NaOH के द्वारा भी सेपरेट कर सकता हूं, और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा भी सेपरेट कर सकता हूं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ वीक बेस, इज अ वीक बेस, लेकिन NaOH की बात करें तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब अगर वीक बेस की बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसका एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो वो सारे कंपाउंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई एसिड वीक है तो वीक एसिड इसके द्वारा सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगी, तो उसको अगर हमको सेपरेट करना है तो स्ट्रॉन्ग बेस लेके चलते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, क्लियर। तो अल्कोहल्स की बात करें या कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सेपरेशन हम सोडियम बाइकार्बोनेट से कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर इतना होता है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसके द्वारा सेपरेट होता है। लेकिन फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर इतना नहीं होता है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सके, इसलिए हम उसका यूज करते हैं NaOH। और अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर इतना नहीं होता कि वो NaOH के द्वारा भी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सॉल्ट बनाना हो तो हम यूज कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, हम ये भी यूज कर सकते हैं NaOH। लेकिन अगर फिनॉल का सॉल्ट बनाना हो तो फिनॉल का सॉल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फॉर्म नहीं होगा, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है NaOH। यानी एक ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन दिया हुआ है A, और ऑप्शन इज C6H5OH वाला कंपाउंड है फिनॉल, और दूसरा है C6H5COOH। अगर हम बात करें NaOH की तो NaOH इसके द्वारा सॉल्ट बना लेगा और NaOH इसका भी सॉल्ट बना लेगा। इट मींस जब दोनों का केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसके द्वारा हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से जरूर सोच सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसका द्वारा सॉल्ट बना ले, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सॉल्ट ना बना पाए। लेकिन कह रहा है कि क्वेश्चन इसके द्वारा भी सेपरेट हो रहा है और इसके द्वारा भी सेपरेट हो रहा है। दैट मींस अगर एक रिएक्शन हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, मतलब सेपरेशन नहीं सोचने हैं। बी वाले केस में इन्होंने दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन है इसमें C6H5COOH मतलब बेंजोइक एसिड है और C6H5CH2OH है। तो अगर यहाँ पे देखो NaOH इसका सॉल्ट बना लेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर का सॉल्ट नहीं बना पाएगा क्योंकि अल्कोहल है CH2OH। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसका सॉल्ट बना लेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर का सॉल्ट नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब बी को हम इन दोनों मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। इन्होंने जो ऑप्शन सी दिया तो सी मैंने दे रखा है C6H5CH2OH और दूसरा दे रखा है C6H5NOH। अगेन ये अल्कोहल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट ये साफ सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर डी को चेक करें तो डी में इन्होंने ऑप्शन दे रखा है C6H5CH2OH
and C6H5CH2COOH. इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के द्वारा भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन अल्कोहल नहीं इसके द्वारा सॉल्ट का फॉर्मेशन, नहीं इसके द्वारा सॉल्ट का फॉर्मेशन। इट मीन्स जो आंसर होगा द आंसर विल बी बी एंड डी। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। इस 33 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है which of the following molecule in pure form is or are unstable, मतलब उसकी स्टेबिलिटी नहीं सोचनी है, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो स्टेबल नहीं है। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है, वो ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन में कंजुगेशन में 2 अल्कीन्स हैं। दूसरा ने ऑप्शन दिया वो दिया हुआ है साइक्लोब्यूटेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में। सी जो ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है साइक्लोपेंटेन में 2 डबल बॉन्ड साथ में कीटोन का कंजुगेशन। और डी जो दिया हुआ है वो 7 मेंबर्ड रिंग में अल्कीन्स हैं और कीटोन के साथ कंजुगेशन है। और इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब स्टेबल नहीं होते हैं। तो अगर पहले वाले मॉलिक्यूल को देखें तो पहला वाला मॉलिक्यूल कंजुगेशन में और ये अल्कीन्स हैं, इसी अल्कीन को आपने साइकिल के अंदर डाल रखा है, मतलब साइक्लो अल्कीन्स हैं। और ये साइक्लो अल्कीन्स एलिसाइक्लिक है, या इसको हम कह सकते हैं नॉन एरोमेटिक है। मतलब अगर एरोमेटिक की बात करें जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, नॉन एरोमेटिक की बात करें और एंटी एरोमेटिक की बात करें, तो नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब हम डिफाइन करना चाहेंगे किस कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, किसको हम एरोमेटिक बोलेंगे, किसको हम एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोस व्हिच आर साइक्लिक इन नेचर। ईच एटम ऑफ द रिंग, अगर साइकिल बनी है तो उसमें कोई एटम्स इन्वॉल्व होंगे, तो ईच एटम ऑफ द रिंग मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। मतलब एक एक एटम के हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन होता है sp2 या sp। और अगर पूरे मॉलिक्यूल की शेप की बात करें तो पूरा मॉलिक्यूल होना चाहिए प्लानर। तो मॉलिक्यूल एज अ होल मस्ट बी प्लानर इन सी। और अगर उसके अंदर पाई बॉन्ड्स हैं तो ही sp2 हाइब्रिडेशन होगा, तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर को काउंट करते हैं, एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी 4n+2 पाई इन नंबर। तो अगर कोई कंपाउंड इन चारों कंडीशन को फॉलो करता है, दैट मींस सिस्टम साइक्लिक भी है, ईच एटम ऑफ द रिंग मस्ट बी sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड भी है, मॉलिक्यूल एज अ होल प्लानर भी है, और टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 है। तो ये सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक होंगे और इसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट होती है, अगर नॉन एरोमेटिक की बात करें तो नॉन एरोमेटिक में सिस्टम साइक्लिक तो होना चाहिए, हाइब्रिडेशन कोई भी हो सकता है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल नॉन प्लानर होना चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कोई भी हो सकता है, एनी इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इसकी भी स्टेबिलिटी होती है। इसी की बात करें तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडेशन, तो इसलिए मैंने बोला है कि ये एनी हाइब्रिडेशन रख सकता है, बस इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉन प्लानर होना चाहिए। और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है कि सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, हाइब्रिडेशन भी sp2 या sp होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए, लेकिन टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n पाई को फॉलो करना चाहिए। तो वो सारे कंपाउंड होते हैं एंटी एरोमेटिक। और ऐसा देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो अगर इसको काउंट करें तो ये हमने बोला हुआ है ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 है। इसमें देखें तो सिस्टम साइक्लिक भी है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, मॉलिक्यूल प्लानर भी है, और टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 है, और n की वैल्यू अगर 1 कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी बात करें तो इस पर्टिकुलर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है, और इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, और खींचने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। और इस पर्टिकुलर रिंग को देखते हैं तो इस रिंग में सिस्टम साइक्लिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मॉलिक्यूल प्लानर, लेकिन टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर 4 in number, therefore this particular compound is again anti aromatic compound। ये अगर यहाँ पे अप्लाई करें और इस पाई बॉन्ड को तोड़े तो पाई बॉन्ड को तोड़ने से यहाँ मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ मिलेगा नेगेटिव चार्ज। और इसका एनालाइज करते हैं
तो सिस्टम साइक्लिक है, हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मॉलिक्यूल प्लैनर है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को काउंट करें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6। इट मींस दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड ऑप्शंस आर बी एंड सी। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है इंटीजर टाइप क्वेश्चन से, और क्वेश्चन दिया हुआ है 36। इसमें पूछा हुआ है द सब्स्टिट्यूएंट्स R1 एंड R2 फॉर 9 पेप्टाइड्स आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो। मतलब कुछ टेबल बनाया हुआ है, हाउ मेनी ऑफ दीज पेप्टाइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एट pH 7। मतलब कितने ऐसे हैं जो pH 7 पे पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। इन्हें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो स्ट्रक्चर है NH3 प्लस CH H CO NH CH R1 CO NH CH R2 CO NH CH H और CO नेगेटिव। यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और पेप्टाइड की जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, ये कुछ पेप्टाइड्स हैं, R1 और ये R2। ये फर्स्ट में कह रहे हैं कि H है और यहां भी H है। तो इसका मतलब हम ध्यान से देखें तो अगर हम इसको प्रोटॉन दे दें तो प्रोटॉन दे दें कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके वैल्यू देखा जाता है कि ये एक्सपेरिमेंटली लगभग 2 के आसपास आता है, और NH3 प्लस इस पर्टिकुलर का पीके वैल्यू या pH की बात करें तो ये लगभग 9 के आसपास आता है। क्लियर? तो अगर हम बात कर रहे हैं कि pH 7 है तो इट मींस ये पर्टिकुलर सिस्टम से आयनाइज हो जाएगा और ये आयनाइज होकर सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, लेकिन ये पर्टिकुलर आयनाइज नहीं होगा क्योंकि इसका pH वैल्यू 9 के आसपास है। तो इसलिए जो कंपाउंड का एग्जिस्टेंस है वो कंपाउंड का एग्जिस्टेंस इस रूप में रहेगा। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके वैल्यू लगभग 2, NH3 का पीके वैल्यू लगभग 9। तो इसका मतलब कि अगर मैं ऐसा कोई अमीनो एसिड लेता हूं जो ऐसे किसी कंटेनर के अंदर है जिसका pH 2 से कम है, इट मींस ये भी आयनाइज नहीं होगा और ये भी आयनाइज नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जिस्टेंस इस रूप में होगी। अगर कोई ऐसा मीडियम है जिसमें मीडियम 2 और 9 के बीच का है, इट मींस ये तो आयनाइज हो जाएगा लेकिन ये आयनाइज नहीं होगा। उस पर्टिकुलर कंटेनर में अमीनो एसिड की एग्जिस्टेंस इस रूप में होगी। लेकिन ऐसा कोई pH है जिसमें ऐसा कोई मीडियम है जिसका pH 9 से भी ज़्यादा है, लगभग 12 है, तो उस पर्टिकुलर में ये भी आयनाइज होगा और ये भी आयनाइज होगा, और इसमें जो अमीनो एसिड की एग्जिस्टेंस होगी वो एग्जिस्टेंस इस रूप में होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अमीनो एसिड किसी भी मीडियम में, किसी भी pH के मीडियम में न्यूट्रल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इन्होंने जो दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे H, यहाँ पे H। इट मीन्स सिस्टम में हम आयनाइजेशन की बात फर्दर नहीं कर सकते हैं, तो एक ए पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। सेकंड में दे रहे हैं कि यहाँ भी कह रहे हैं H, सेकंड में ये कह रहे हैं H और यहाँ पे है CH3। इट मीन्स R वाले पार्ट में आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स यहाँ भी जो pH होगा 7 pH पे इन पर्टिकुलर की वैल्यू आपस में कैंसिलेशन हो जाएगा, ये भी लगभग न्यूट्रल होगा। थर्ड जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं CH2COOH और यहाँ पे दे रहे हैं H। तो इट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू लगभग 2 के आसपास है, इसकी वैल्यू लगभग 2 के आसपास है और pH है 7, इट मीन्स इसका आयनाइजेशन हो जाएगा, और जब इसका आयनाइजेशन हो जाएगा तो एक नेगेटिव पार्ट एडिशनल आ जाएगा। तो एक नेगेटिव यहाँ पे और एक नेगेटिव यहाँ पे होगा, तो टोटल नेगेटिव हो जाएंगे 2 और सिस्टम में केवल एक ही पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा। लेकिन इनको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने पॉजिटिवली चार्ज हैं,